हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द विंड्स, है ना। विंड्स जो हवाएं फ्लो करती हैं ना, विंड्स जो फ्लो करती हैं तो वो कौन कौन से फंक्शंस कैरी करती हैं। जैसा कि अभी तक हमने सारे फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, हमने वाटर के बारे में पढ़ा, हमने और दूसरी चीज़ों के बारे में भी पढ़ा। तो सारे जगह पे क्या हो रहा है कि तीन फंक्शंस होते हैं ना। एक होता है क्या, इरोजन, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है डिपोजिशन। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विंड इज मोर एक्टिव इन डेजर्ट एरिया एज द एजेंट ऑफ बैलेंसिंग द लेवल ऑफ सरफेस। अब देखिए जरा, जो विंड्स होती हैं वो कहाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं? डेजर्ट में ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसका रीज़न क्या होता है? मान लीजिए हमारे यहाँ पे विंड्स फ्लो हो रही हैं तो उसके रास्ते में कितनी सारी चीज़ें आती हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग आ गई तो उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो डाउन हो जाएगी, है ना। कोई पेड़ आ गया ना, कोई ट्री आ गया तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, है ना। कोई माउंटेन आ गया तो स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से विंड्स पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन डेजर्ट में अगर आप देखेंगे तो कोई माउंटेन्स नहीं है ना, कोई ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल प्लेन एरिया है तो उसकी वजह से वो आसानी से फ्लो करती हैं। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर का। आपको पता है हायर टेम्परेचर जो होता है वो रीज़न होता है हाई स्पीड ऑफ विंड्स का ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एयर एक्सपांड करती है और उतनी ज़्यादा स्पीड से मूव करेगी। तो डेजर्ट में ऑलरेडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है तो जिसकी वजह से उनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो फास्ट स्पीड और कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, है ना, आसानी से वो फ्लो करती है। तो इस वजह से जो विंड्स हैं वो डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती हैं, है ना। और इसी एक्टिवनेस की वजह से वो क्या करती हैं? द एजेंट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ लेवल ऑफ सरफेस। सरफेस को बैलेंस करने के लिए एक फैक्टर की तरह या एजेंट की तरह वर्क करती हैं। बैलेंसिंग ऑफ सरफेस का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे काफ़ी ऊंचा एरिया है और यहाँ पे काफ़ी गहरा है, तो यहाँ से वो मटेरियल को लेके जाएंगे, कहाँ डिपॉजिट करेंगे? इधर। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से लेके जाएंगी और डिपॉजिट करेंगी और ये सारा कैसा हो जाएगा? एक लेवल का हो जाएगा। आप समझे? ये हायर सरफेस से मटेरियल लेके जाएंगे, यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, तो ये कमते कमते और ये बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे एक लेवल पे आ जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सरफेस बैलेंसिंग। तो ये क्या करती हैं? सरफेस बैलेंसिंग का काम करती हैं। इन दिस एरियाज, आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, In these areas, favorable conditions are available for the wind. In desert area, lack of rainfall, higher temperature, swift winds, lack of vegetation like favorable situation occurs. मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। हाई टेम्परेचर है, ऑब्स्टेकल्स नहीं है, रास्ते में ट्रीज़ नहीं है, है ना। तो इनकी वजह से विंड्स आते। वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे किसी भी एरिया में पाए जाने वाले। ओके, द ओपन रॉक बिकम्स हॉट इन द डे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जो रॉक्स होते हैं डेजर्ट में, जो पत्थर होते हैं वो दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, है ना, क्योंकि टेम्परेचर ऑब्वियसली हाई होता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अच्छा, डेजर्ट का एक खास बात ये होती है कि डेजर्ट में दिन में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना उतना ही ज़्यादा ठंड रात को पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंडा डेजर्ट में आपको पड़ेगा। दिन में आप गर्मी से मरेंगे, रात में ठंड से मर जाएंगे। तो इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से दिन में हायर टेम्परेचर है, रात में लोअर टेम्परेचर है, तो जो रॉक्स हैं दिन में गर्म होते हैं, रात को ठंडे हो जाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो एक्सपांड होती है, ठंडी होती है तो श्रिंक होती है। तो एक्सपांसन और श्रिंक के रॉक्स में भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बार बार किसी चीज़ को आप एक्सपांड करोगे, श्रिंक करोगे तो वो ब्रेक होने लगती है। तो इसकी वजह से जो पीसेज ऑफ रॉक्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। फाइनली द ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड बाय वेदरिंग, है ना। तो क्या होता है, तो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो रहा है। और आपको पता है कि जब रॉक ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं, है ना। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे अभी तक जो भी विंड के फंक्शंस हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में अपन चलते हैं। क्या लिखा है इरोजन के बारे में? इरोजन क्या होता है? कोई भी लैंडफॉर्म है या कोई भी मटेरियल है ना, धीरे 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 वहाँ से कुछ मटेरियल निकल के दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ से जब मटेरियल निकलता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं? इरोजन बोलते हैं, है ना, लॉस ऑफ मटेरियल। द वेलोसिटी ऑफ विंड इन डेजर्ट रिमेन हाई एंड इट ब्रिंग्स पेबल्स एंड सैंड पार्टिकल्स विद इट। देखिए कैसे हो रहा है इरोजन। तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, है ना। तो डेजर्ट में बहुत हाई होती है। अब हाई स्पीड की वजह से हवा जो होती है, एयर होती है, अपने साथ क्या क्या छोटे छोटे पेबल्स और जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनको लेके चलती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। दीज पार्टिकल्स मेक फ्रिक्शन अमंग देमसेल्फ एंड स्क्रैच रॉक्स। अब देखिए जब ये पार्टिकल्स हवा के साथ फ्लो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराते भी जाते हैं, एक दूसरे पे स्क्रैच मारते हैं। स्क्रैच मारेंगे तो कुछ ना कुछ मटेरियल क्या होगा?
नीचे गिर जाएगा, है ना। अच्छा, साथ ही साथ जो दूसरे बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, है ना, सॉरी स्टोन्स होते हैं, तो जैसे मान लीजिए एक स्टोन है रास्ते में काफ़ी बड़ा, यहाँ से बेंड आ रही है, इस बेंड में साथ क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं, पेबल्स हैं, स्टोन पार्टिकल, जब यहाँ टकराएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से भी मटेरियल्स निकल जाएगा और वो कुछ ना कुछ इरोजन वहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। फ्रिक्शन अमंग देमसेल्फ एंड स्क्रैच रॉक्स, द वर्क ऑफ इरोजन इज डन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोलिजन एंड फ्रिक्शन। तीन तरह से इरोजन हो रहा है। एक तो हो रहा है क्या, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कैसे, जो पेबल्स या स्मॉल सैंड पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हवा में फ्लो करते हुए जा रहे हैं और एक दूसरे से टकराने की वजह से क्या हो रहा है, स्क्रैच मार रहा है, जिससे कुछ मटेरियल निकलता है ना, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल जाते हैं। दूसरा है फ्रिक्शन। हाँ, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ बता दी आपको। ट्रांसपोर्टेशन में क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्लोइंग अवे रॉक पार्टिकल्स, है ना। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन होगा कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं या सैंड पार्टिकल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अब जब ये लेके जा रहे हैं, है ना, तो रास्ते में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, है ना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स बाय फ्रिक्शन व्हाइल ब्लोइंग बाय, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन लेके जा रहे हैं, जो लेके जाने के दौरान क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो फ्रिक्शन हो रहा है, एक दूसरे पे स्क्रैच मारेंगे, मटेरियल निकलेगा। और थर्ड है कोलिजन, विंड विथ सैंड पार्टिकल्स रब द रॉक्स। अब देखिए जरा, ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ फ्लो हो रहा है, विंड के साथ फ्लो हो रहा है। अब रास्ते में कोई रॉक आ गया तो उससे टकराएंगे, अब टकराएंगे तो क्या होगा, कोलिजन होगा, और दो चीज़ें जब टकराती हैं तो कुछ ना कुछ डैमेज होता है ऑब्वियसली। तो ये जो बड़ा रॉक है उसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल निकल के नीचे गिरेगा और वो भी क्या हो जाएगा, इरोजन इसका हो जाएगा। हालांकि इसकी स्पीड बहुत कम होती है पर इरोजन होता है। हवा के द्वारा एक रॉक का इरोजन होता है और उससे अलग अलग टाइप के रॉक फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जैसा कि आगे दिया है, विंड इरोजन आर अफेक्टेड बाय। अब देखिए क्या क्या है, द स्पीड ऑफ विंड। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विंड इरोजन, हवा के द्वारा जो इरोजन हो रहा है उसकी स्पीड को बढ़ा रही हैं या उसको कम करती हैं। तो सबसे पहला है द स्पीड ऑफ द विंड। हवा की रफ्तार जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, उतना हाई स्पीड से इरोजन होगा, है ना। सेकेंड पॉइंट है द साइज, क्वांटिटी एंड हाइट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए जरा, हवा जितनी ज़्यादा तेज होगी उतने बड़े पार्टिकल्स को वो अपने साथ कैरी कर पाएगी, और जब बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे और जब वो किसी चीज़ से कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा इरोजन हो पाएगा। अगर हवा की स्पीड कम है तो साथ चलने वाले पार्टिकल्स का भी साइज क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, और उससे जो इरोजन की रफ्तार है वो भी कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ रॉक एंड द क्लाइमेट। अच्छा सॉरी, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ रॉक। अब देखिए जो रॉक्स हैं, मान लीजिए पेबल्स हैं, गोल गोल पत्थर हैं, वो किसी चीज़ से टकराएंगे ना तो उससे कम नुकसान होगा, और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा नुकीला पत्थर है वो अगर टकराएगा किसी दूसरे रॉक से तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इरोजन होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो रॉक हैं या जो सैंड पार्टिकल्स हैं उनका शेप किस टाइप का है ना। और उसके बाद द क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है। अगर जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, अप एंड डाउन है, तो उसकी वजह से फिर क्या हो रहा है कि रॉक ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है ना, बार बार श्रिंक करेगा, एक्सपांड करेगा तो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो आसानी से उसका इरोजन होता है। लेकिन अगर वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं है तो रॉक फिर बहुत हार्ड होता है, उसका इरोजन की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है ना। अब देखिए ज़रा, एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मशरूम शेप्ड रॉक का। ये आप इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसको मशरूम शेप्ड रॉक बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक आपका रॉक था, है ना, ये आपका काफ़ी ऐसा पूरा सॉलिड एक पत्थर का ब्लॉक था, पर टाइम क्या हुआ कि जब हवाएं फ्लो हो रही हैं, है ना, एक ही डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शन से भी हवाएं फ्लो होती हैं, तो क्या होता है कि मान लीजिए हवाएं नीचे की तरफ ज़्यादा स्पीड से फ्लो हो रही हैं और ऊपर की तरफ थोड़ी सी कम स्पीड से फ्लो हो रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि नीचे से इसका इरोजन हो गया, यहाँ से जो रॉक पार्टिकल्स है वो निकल के चले गए, है ना, और ऊपर से ये क्या है, यहाँ से ठीक ठाक बना हुआ है। तो किन्हीं खास कंडीशन की वजह से हवा स्पेशली यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल रही है। तो अब क्या होता है कि देखिए स्लोप भी बन जाता है। स्लोप की वजह से क्या होता है, हवा या तो यहाँ टकराती है तो यहाँ से आसानी स्लोप करके यहाँ, तो यहाँ सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, नीचे से ये रॉक इरोजन हो गया और ऊपर से थोड़ा हो गया और बीच में से ये थोड़ा सा अभी बचा हुआ है। तो इसकी वजह से देखिए मशरूम की तरह इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको इसकी कुछ दूसरी और इमेजेस यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक मशरूम शेप्ड रॉक है ना, ये देखिए ओरिजिनल पिक्चर है, ऊपर से ठीक ठाक है ना, नीचे से क्या हुआ है सिर्फ इसका इरोजन हो गया इस पर्टिकुलर रीजन से। धीरे धीरे ये इरोजन होता जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा नीचे से और एक दिन किसी ये गिर जाएगा, है ना। एक ये देखिए, ये भी मशरूम शेप्ड रॉक है, इसके साथ भी यही हुआ है, ऊपर से ये ठीक ठाक है और नीचे से इसका इरोजन हो गया, है ना। तो
ऐसा होता है। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे जाननी है। तो क्या क्या बन रहा है, मशरूम शेप्ड रॉक एंड यार्डंग शेप्ड लैंड इज फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। अच्छा, मशरूम शेप्ड रॉक तो मैंने आपको बता दिए हैं, यार्डंग शेप्ड लैंड क्या होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या होती है, सैंड बार्स है ना, ये क्या है, सैंड की लंबी लंबी बार्स बन जाती है ना, तो इसको अपन बोलते हैं यार्डंग शेप्ड लैंड, है ना। ये कैसे फॉर्म होता है, जो सैंड है वो आ रही है ना, विंड के साथ आ रही है और एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो ऐसे बार्स के फॉर्म में जमा हो जाती है, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं यार्डंग शेप्ड लैंड, है ना। तो ये मशरूम शेप्ड रॉक और यार्डंग शेप्ड लैंड, ये यहाँ पे दो प्लेटफॉर्म्स बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभी तक हमने क्या जाना कि इरोजन की वजह से क्या क्या हो रहा है। अब इरोजन होगा तो उस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और ट्रांसपोर्टेशन होगा तो किसी जगह पे जाके डिपॉजिट भी होते हैं। डिपॉजिट होते हैं तो अलग टाइप के लैंड फॉर्म बनेंगे। क्या लिखा हुआ है, विंड कैरीज अवे द पार्टिकल्स, विंड अपने साथ पार्टिकल्स को लेके जाता है, बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द विंड डिक्रीज इट स्टार्ट ड्रॉपिंग इट्स लोड। जैसे रिवर के केस में अपने पढ़ा था, हाई स्पीड जब वाटर की है तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स को लेके आ रही है, पर जब जैसे स्पीड स्लो होती है वो उसको नीचे छोड़ देती है। तो विंड के साथ भी सेम है, जब तक हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है वो पार्टिकल्स को अपने साथ लेके आएगी, स्टोन्स को, पेबल्स को, सैंड पार्टिकल्स को, पर जैसे ही स्पीड स्लो डाउन होगी वो उन पार्टिकल्स को क्या करती है, ड्रॉप करने लगती है ना। अब जब ड्रॉप करेगी तो ड्रॉपिंग की वजह से ना किसी एक जगह पे बहुत सारा डिपोजिशन हो जाएगा और उसकी वजह से नए लैंडफॉर्म्स बनेंगे। इट स्टार्ट ड्रॉपिंग इट्स लोड, सम ऑफ इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फॉर्म्स मेड ड्यू टू विंड एक्शन आर सैंड ड्यून्स एंड बरखन एंड लोड डिपॉजिट, लॉस डिपॉजिट। अब देखिए जरा, इस डिपोजिशन की वजह से क्या क्या बनता है, सैंड ड्यून्स बनते हैं, है ना। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गलत लिखी है, ये BARKHAN बरखन लिखा है, एक्चुअली बारचन होता है ना। क्या होता है ये, बारचन्स, BARCHAN, ये बारचन होता है। ठीक है, बारचन्स क्या होते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब सबसे पहले क्या चीज़ है, सैंड ड्यून्स है ना। सैंड ड्यून्स क्या है, व्हेन सम ऑब्स्टेकल कम्स इन पाथ ऑफ सैंड लेडन विंड्स द डिपोजिशन ऑफ सैंड फॉर्म्स अ ड्यून और हिल विच हैज अ क्रेस्ट, दोज आर फॉर्म्ड एट प्लेस वेयर द विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सैंड ड्यून्स क्या है, देखिए मान लीजिए हवा फ्लो हो रही है, उसमें बहुत सारा छोटे छोटे स्मॉल सैंड पार्टिकल्स हैं। अब उसके रास्ते में कोई थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल आ गया, मान लीजिए कोई थोड़ी सी ऐसी ऊंची ज़मीन थी या कुछ भी था, अभी हवा ऐसे फ्लो कर रही है, इसमें बहुत सारे क्या है, सैंड पार्टिकल्स हैं, तो फिर ये ऑब्स्टेकल की वजह से क्या है, सैंड पार्टिकल्स को यहाँ पर डिपॉजिट करने लगेंगे, है ना। या ऑब्स्टेकल्स नहीं है तो भी उस कंडीशन में क्या है कि विंड की स्पीड स्लो हो गई और वो सैंड को डिपॉजिट करने लगी एक जगह, है ना। तो इस डिपोजिशन की वजह से थोड़ी हाइट क्रिएट हो जाती है, फिर धीरे धीरे ये हाइट ऑब्स्टेकल की तरह वर्क करती है और क्या होते हैं, काफ़ी हाइट के बहुत ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं ना, सैंड के माउंटेन की तरह होते हैं। अब इनमें क्या होता है, क्रेस्ट होते हैं। क्रेस्ट का मतलब होता है दो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर ये आप इस शेप को देखें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, ये जो हाइट वाला एरिया इसको बोलते हैं क्रस्ट, है ना, और ये जो लोअर एरिया इसको बोलते हैं ट्रफ। तो सैंड ड्यून्स में क्या होते हैं, क्रेस्ट होते हैं, है ना। दोज आर फॉर्म्ड एट अ प्लेस वेयर द विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन से हवाएं फ्लो करती हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। कुछ सैंड ड्यून्स की मैं आपको फोटोज़ भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, ये सैंड ड्यून्स हैं, है ना। इसके अलावा और एक और फोटो, ये देखिए ये भी आपको सैंड ड्यून्स है ना। तो ऐसे सैंड ड्यून्स का आप फोटो देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा होता है बारचन। बारचन क्या होता है, बारचन जो है वो भी एक टाइप का सैंड ड्यून्स है, लेकिन अगर आप देखेंगे, देखिए ये दो सैंड ड्यून्स में थोड़ा सा फर्क देखिए, इनका शेप कुछ अलग है ना। और ये वाला जो शेप है, इस सैंड ड्यून का आप शेप देखिए, इसका शेप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैसा है, ये आपको इस टाइप का, ये आधा जो चंद्रमा होता है, आधा चांद होता है, मून होता है, उसकी तरह आपको शेप देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी देखिए ये सैंड ड्यून्स है। तो इस टाइप के जो सैंड ड्यून्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं बारचन्स, है ना। ओके, अब लास्ट जो आपका टॉपिक यहाँ पे बचा है वो है क्या, लोस। लोस क्या होते हैं, है ना, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड सॉइल आर सस्पेंडेड इन द विंड। जो फाइन यानी बहुत पतले छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड के या सॉइल के, वो विंड के साथ डिसॉल्व हो रहा है ना, विंड के साथ फ्लो कर रहा है इन द विंड, दे आर कैरिड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिपॉजिट देयर लॉस। अब देखिए जरा, अगर छोटे छोटे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हाई स्पीड चाहिए विंड की तब मूव करते हैं, तो ज़्यादा दूर तक उतनी स्पीड विंड मेंटेन नहीं कर पाती है और उनको कहीं भी ड्रॉप कर देती है। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उनको वो काफ़ी दूर तक अपने साथ लेके जाती है और बहुत दूर जाके जब वो डिपॉजिट करती है तो उससे क्या है कि प्लेन्स बनते हैं, है ना। और उन प्लेन्स को अपन बोलते हैं
लाओस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉर्थ चाइना। चाइना के नॉर्थ में जो लाओस रीजन है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऐसे सैंड के मैदान हैं, उनको वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाओस का भी मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। ये देखिए, ये मशरूम शेप रॉक है। एक मिनट मैं यहाँ पे ज़रा सर्च कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए इस टाइप के जो रेत के मैदान होते हैं ना, क्या हो रहा है, रेत के स्मॉल पार्टिकल हैं, सैंड पार्टिकल हैं स्मॉल, वो लेके आ रहे हैं और काफ़ी दूर जाके उनको डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्लेन्स बनते हैं, मैदान बनते हैं, उनको अपन बोलते हैं लाओस। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये भी लाओस का ही एग्जाम्पल है ना। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद कल जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सी वेव्स, है ना। सी वेव्स फंक्शन और एक दो टॉपिक और बचे हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय बाय।